चलिए अब हम ससंदर्भ व्याख्या प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, धरती पड़ी है बंजर, ठूंठ की ठूंठ, न घास न पानी, 2-4 कोस चलो तब लकड़ी दिखे, वो भी रिजर्व के अंदर। प्रसंग है पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन, लेखिका मृदुला गर्ग है, से यह गद्यांश लिया गया है। संकेत धरती डैश डैश के अंदर। संदर्भ है, यह वाक्य माई दादी से कहती है। व्याख्या है, कहानी में सूखे के कारण गांव वालों की परेशानी और भ्रष्ट तंत्र को बताया गया है। बारिश न होने के कारण खाने पानी के अलावा गांव वालों के अधिकार छीन लिए गए हैं। जंगल शहरी लोगों ने काट लिए हैं और उन्हीं के जंगलों में जाने की अनुमति नहीं दी है, रिजर्व कर दिया है। जंगल में पेड़ों के अधकटे लकड़े लगे पड़े हैं जो ठोंठ के समान दिखाई देते हैं और जमीन की उपजाऊ ताकत भी खत्म हो गई है। लकड़ी बीनने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। उस पर भी अगर ठेकेदार देख ले तो पिटाई भी करता है। विशेषता है, भ्रष्टाचार का शिकार गांव वाले हैं क्योंकि वे अनपढ़ हैं, अपने अधिकारों की जानकारी उन्हें नहीं है। और यहाँ आपके सुविधा के लिए पेज नंबर लिखा गया है, जिसे आपको परीक्षा में पेज नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, मालिक हो तो ऐसे, दया की मूर्ति, कहने लगे बहुत हुई पूजा अर्चना, ठाकुर बहुत बहलाए, अब बच्चे पोसूंगा। प्रसंग पूर्ववत रहेगा, अर्थात जैसे पहले प्रश्न में था वही का वही रहेगा। संदर्भ है, दलाल दो गांव वालों से कहता है। व्याख्या है, गांव के लोग सूखे, भूख, मजदूरी न मिलने से परेशान हैं और सही मौके का फायदा उठाकर फैक्ट्री मालिक के दलाल आ जाते हैं और वे सहानुभूति दिखाकर गांव के बच्चों को ले जाते हैं, काम सिखाने का भरोसा देते हैं, खाना कपड़ा और वजीफा देने का वादा करते हैं, अपने मालिक का झूठा बड़प्पन दिखाते हैं कि वह इतना दयावान है कि अपने बच्चों में भगवान को देखना चाहता है। इस प्रकार वह गांव वालों की भावनाओं से और उनकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। विशेषता है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दलाल ने एकदम सही समय चुना और अपने मालिक का विश्वास गांव वालों पर जमा दिया। यह प्रश्न पेज नंबर 28 से दिया गया है। और इसके अतिरिक्त छात्रों, आपको यहाँ पर ससंदर्भ व्याख्या की जो वाक्य दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, व्याख्या की गई है, वह केवल आपको समझने के लिए है। पूरी किताब में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। जादू के कालीन नाटक के अन्य पाठ्य सामग्री में आपका हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में ससंदर्भ व्याख्या और टिप्पणी उपलब्ध कराई गई है। प्रश्न एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। जो 10 प्रश्न 1 अंक के लिए आते हैं, इनके प्रश्न और उत्तर सारांश की वीडियो में उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब हम देखते हैं, दूसरा प्रश्न आता है, ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। कोई तो 7 अंक के लिए 2 प्रश्न। दूसरा प्रश्न मतलब होता है 14 मार्क्स का। तो यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर्मेट दिया गया है। संकेत होता है सबसे पहले, जिसमें आप 3 में से कौन सा प्रश्न कर रहे हैं यह ठीक से समझ में आने के लिए संकेत लिखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप दिए गए वाक्य का पहला शब्द, बीच में खाली स्थान छोड़ेंगे यहाँ जैसा दिया गया है, और अंतिम शब्द लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में नाटक का नाम और लेखक का नाम। संदर्भ में जो वाक्य व्याख्या करने के लिए दिया गया है, वह वाक्य कौन और किससे कह रहा है यह लिखा जाएगा। और व्याख्या में दिए गए वाक्य को उसके आगे पीछे की घटनाओं से समझाना है। और विशेषता में लिखेंगे कि इससे हमें क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है, लेखक क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यह विशेषता में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, यह फॉर्मेट आपके लिए दे दिया गया है। अगला गद्यांश है, मैं छुट्टी लेकर रहूंगा
लड़का मेरा 7वीं में आ गया है। तुम जानो मैं डिसिप्लिन का पक्का हूँ। पेज नंबर 33 से लिया गया है। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। संदर्भ है सुपरवाइजर 1 सुपरवाइजर 2 से कहता है। व्याख्या इस प्रकार है। कालीन फैक्ट्री के मालिक के दोनों सुपरवाइजर अपने मालिक से दुखी हैं। वे गांव के छोटे छोटे बच्चों को काम कराने चोरी से लेकर आए हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही चौकन्ने रहकर बच्चों के काम पर निगरानी रखना पड़ती है। दोनों सुपरवाइजर अपने मालिक से परेशान हैं क्योंकि वह पैसा कम देता है, छुट्टी भी नहीं देता है। गांव के छोटे बच्चों को मुश्किल के समय में धोखा देकर लाए हैं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की बहुत चिंता है कि मैं तो बहुत कड़ाई से देखभाल करता हूँ अपने बेटे की, और वह अब 7वीं कक्षा में आ गया है। अगर मैं उसकी कड़ाई से, अनुशासन में, डिसिप्लिन से देखभाल नहीं करूंगा तो बच्चा बिगड़ सकता है। लेकिन वहीं पर दूसरे के बच्चों पर वह इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है और उन्हीं की कमाई से वह अपना परिवार पालेगा, जिससे उसकी नीयत की खोट साफ दिखाई देती है। और वह कहता है कि मैं छुट्टी लेकर जाता हूँ और बीच बीच में जाकर डांट टपट कर कर आता हूँ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सुपरवाइजर जो एक नौकरीशुदा है, वह भी अपनी पत्नी के प्रति कोई सम्मान, विश्वास नहीं दर्शाता। वह कहता है कि औरतों के भरोसे बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता। विशेषता है दूसरे के बच्चों से धोखा और अपने बेटे की चिंता, लेकिन उसे वही मिलेगा जो दूसरों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की इजाजत और मदद से नॉन फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। प्रसंग पूर्वक संदर्भ है सुपरवाइजर 2 अपने मालिक से कहता है। व्याख्या है, कालीन फैक्ट्री का मालिक अपने दोनों सुपरवाइजर को जब चेतावनी देता है कि दिल्ली से डेलीगेशन बाल मजदूरी की जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं, सावधान रहना। सुपरवाइजर व्यंग करते हुए कहता है कि दिल्ली से डेलीगेशन आ रही है, लेकिन मंत्री महोदय को तो सब पता है, वे कमीशन भी लेते हैं। फिर किस बात की डेलीगेशन? अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक हर कोई भ्रष्टाचार से लिप्त है, हर कोई अपने अपने स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहा है। विशेषता है यहाँ यह बताया गया है कि एक समय था जब सारा का सारा शासन तंत्र भ्रष्ट हो गया था। हर कोई केवल अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए कार्य करते थे, चाहे मंत्री हो, समाज सेवक हो या पत्रकार हो, सरकारी कर्मचारी या कोई फैक्ट्री के मालिक हो, वे सभी नैतिकता को छोड़कर कार्य करते थे। अगला प्रश्न इस प्रकार है, साला सूरज इतनी जल्दी डूब जाता है, जब तक रोशनी है लगाए जाओ गांठ। प्रसंग पूर्वक संदर्भ है सुपरवाइजर 1 कालीन बुन रहे बच्चों से कहता है। व्याख्या, सुपरवाइजर अपने मालिक से संतुष्ट नहीं है कि दिन रात काम कराता है, छुट्टी भी नहीं देता। छुट्टी मांगने पर डांट कर कहता है कि जांच के लिए डेलीगेशन आ रही है और छुट्टी की पड़ी है, शायद पूरी छुट्टी ही हो जाए, जाओ अपना काम देखो। सुपरवाइजर का सारा गुस्सा कालीन बुन रहे बच्चों पर निकलता है और उन्हें डांट कर कहता है कि जब तक सूरज का प्रकाश है कालीन बुनो, खाना बाद में खा लेना। तुम लोगों के साथ साथ हमें भी खपना पड़ता है, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अर्थात जब बच्चों से बाल मजदूरी करा रहे हैं, चोरी छोपे काम कर रहे हैं, तो कार्य छुप कर ही करना पड़ता है। वे लाइट नहीं जलाते जब तक सूर्य की रोशनी रहती है। उन बच्चों से बिना कोई ब्रेक दिए कार्य कराते रहते हैं। और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो सबको डर कर कार्य करना पड़ता है। हर किसी के सर पर तलवार टंगी रहती है, कहीं हम गलत काम कर रहे हैं, हम जो गलत काम कर रहे हैं कहीं किसकी नजर न पड़ जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका सबसे ज्यादा हर्जाना बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। विशेषता है बच्चों से चोरी से काम कराते हैं, इसलिए बिना लाइट जलाए काम करते हैं। कम रोशनी, असमय भोजन, यह सब उन बच्चों को भुगतना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सब झूठ है, पुलिस में समाज सेवक आवेंगे, पिछली खिड्डी पर भी आए थे, क्या घुग्गू की नाई बैठे हो। संदर्भ है लाखन अन्य बच्चों से कहता है। व्याख्या,
डेलीगेशन फैक्ट्री में पहुंच जाती है तो सुपरवाइजर बच्चों को पुलिस का डर दिखाकर चुप रहने को कहता है, लेकिन लाखन जो सब बच्चों में बड़ा है वह अपने साथियों को बताता है कि पुलिस नहीं, समाज सेवक आएंगे, हमें छुड़ा भी देंगी, क्योंकि पिछली बार का मेरा अनुभव है। बच्चों को डांटता है, चुपचाप बैठे मुंह क्या ताक रहे हो, गाँव नहीं जाना, छुटकारा नहीं पाना क्या? पिछली बार समाज सेविका ने आकर खिड्डी पर से छुड़ाया था हमें। और उन सभी बच्चों को बोलता है कि तुम जो धीरे धीरे आंसू बहाकर रो रहे हो वो मत रो, रोना है तो जोर से रो, जिससे हमारी आवाज बाहर तक पहुंच सके। विशेषता है लाखन का अनुभव काम आता है, वह अन्य बच्चों से बड़ा भी है और दूसरे बच्चों को भी समझाता है, और इस कार्य में, इस डेलीगेशन की जांच का अनुभवी भी है, वह यह अनुभव कर चुका है। अगला प्रश्न है, हमने तय किया है कि मुक्त कराए हर लड़के को हम एक बढ़िया सेहतमंद दुधारू गाय देंगे। संदर्भ है कलेक्टर गांव वालों से कहता है। व्याख्या, समाज सेविका और पत्रकार के द्वारा बच्चों को कालीन फैक्ट्री से बंधुआ मजदूरी से छुड़ा कर लाने के बाद राहत कार्य के लिए या रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार की तरफ से कलेक्टर को बढ़िया सेहतमंद दुधारू गाय देने की योजना गांव वालों से बताता है। जबकि यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, उन्हें दुधारू गाय देना बहुत ही हास्यास्पद है, लेकिन गाय इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास गाय ही है। गांव वाले विरोध भी करते हैं कि हमारे लिए खाने को कुछ नहीं, गाय को कैसे पालेंगे, लेकिन गाय ही दी जाती है। पत्रकार और समाज सेविका दोनों मिलकर लड़कियों को सिलाई मशीन नहीं लेने देती हैं और यहाँ पर वे बराबरी का एक मुद्दा बनाकर अपना उल्लू सीधा करती हैं। विशेषता है गांव वाले इसलिए भी यह सब भोग रहे हैं क्योंकि वे अपने अधिकार उनका प्रयोग करना नहीं जानते, इसलिए सभी के द्वारा शोषण का शिकार होते हैं। गांव वालों का अनपढ़ लोगों का शोषण हर कोई कर लेता है। अगला प्रश्न है, उस बेमुरव्वत दौड़ की जिसे प्रगति के नाम से जाना जाता है, पर जिसका ध्येय क्या है कोई नहीं जानता। प्रसंग पूर्वक रहेगा। संदर्भ है कलेक्टर समाज सेविका से कहता है। व्याख्या, भ्रष्ट शासन तंत्र का अंग कलेक्टर भी है, जो व्यवस्था को सुधारने की जगह वह भी उसी का फायदा उठाता है और सारी जिम्मेदारी प्रगति या विकास के नाम पर डालकर अपना पल्लू झटक लेता है। इसका कहना है कि अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती है। ये इस प्रगति से क्या प्राप्त करना चाहती है यह मालूम नहीं, परिस्थितियों के भिन्न भिन्न रूप कहकर फिर से गलत कार्य करने में लग जाता है। अर्थात हम देखते हैं कि सरकारी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि वे अगर कहीं कुछ गलत है तो उसे सही करने का प्रयास करें, लेकिन तंत्र इतना भ्रष्ट कर दिया गया था कि हर व्यक्ति सिस्टम को सुधारने की जगह उस खराब सिस्टम का एक अंग बन जाता है। विशेषता है सरकार के ऊंचे पदों पर आसीन अधिकारियों से यही आशा की जाती है कि गलत हित होता देखकर सुधार करें। अगला प्रश्न है, आज हो गया घंटाधार, गई नौकरी, 2 हत्थे चढ़े 16। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है लाखन दर्शकों से कहता है। व्याख्या है इस प्रकार, लाखन जिस चाय की दुकान पर काम करता है उसी दुकान के मालिक को उसने अपनी गाय बेची है और आज शहर से सूखे का दौरा करने बड़े आदमी आए हैं, जिसमें पत्रकार, समाज सेवी, सरकारी अफसर हैं, और वे चाय की दुकान पर उनकी बहस और बातें सुनकर लाखन की हंसी छूट जाती है, उसके हाथ से कप प्लेट भी छूट जाते हैं, नौकरी से निकाल दिया जाता है और कान पर 2 झापड़ भी पड़ते हैं। अतः इतनी हास्यास्पद बातें करते हैं कि लाखन तक समझ जाता है और उसके लिए भी वह बहुत मजाकिया लगता है और वह हंसता है। वह इनकी सच्चाई को खूब समझता है। विशेषता है शहर के लोग इतने स्वार्थी हैं कि सूखे में परेशान लोगों की स्थिति का फायदा उठा लेते हैं और
सिर्फ सरकारी कार्यों की खानापूर्ति करते हैं। उसके परिणाम की उन्हें कोई चिंता नहीं रहती। जिस उद्देश्य से यह कार्य किया जा रहा है वह उद्देश्य पूरा होता है या नहीं, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हंसी ठिठोली तो बाप के घर होती है मैं तो, ब्याह होने पर कौन लड़की हंसे है? पैसे बोलो आप। प्रसंग पूर्वत रहेगा। संदर्भ है, केशव का बाप लड़के के बाप से कहता है। व्याख्या है, संतों की शादी के लिए केशव का बाप रिश्ता दिखाता है। लड़के का बाप संतों के उम्र के बेटे को साथ लाता है जिसके पिता के लिए संतों से शादी होगी। संतों अपनी उम्र के लड़के को देखकर हंसती है तो लड़के का बाप को अच्छा नहीं लगता और कहता है, बत्तीसी दिखाने वाली लड़की से हमें शादी नहीं करनी। तो केशव का बाप बहुत बड़ी बात कहता है कि शादी के बाद लड़की के लिए हंसी खुशी के दिन नहीं रह जाते, अर्थात उनकी जिंदगी से हंसना ठिठोली करना सब कुछ चला जाता है। और बेटो ये सब तुम छोड़ो और दाम बताओ कितने पैसे दोगे। विशेषता है, एक समाज का आईना दिखाया गया है जहाँ लड़कियों को खरीदने बेचने की वस्तुओं से अधिक महत्व नहीं दिया जाता और साथ ही उन्हें शादी एक मानव सजा के रूप में कराई जाती है। तो इस प्रकार छात्रों आप देख रहे हैं कि ससंदर्भ व्याख्या के कुछ उदाहरण आपको समझाने के लिए यहाँ दे दिए गए हैं जो प्रश्न 2 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आता है, जादू का कालीन नाटक का सारांश लिखिए। इसके लिए आपको सभी अंकों के अलग अलग वीडियो बना दिए गए हैं जिसमें अंकों के अनुसार ही सारांश दिया गया है। आप तीनों सारांश को मिलाकर पूरा उत्तर लिख सकते हैं और यहाँ आप उसका फॉर्मेट भी देख रहे हैं कि 2 में से आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। जैसे एक प्रश्न आता है, जादू का कालीन नाटक का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न आ सकता है, कुछ पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें से आप चरित्र चित्रण वाला प्रश्न अगर कर रहे हैं तो शीर्षक में चरित्र चित्रण लिखेंगे और अगर सारांश लिख रहे हैं तो शीर्षक में सारांश लिखेंगे। उसके बाद लेखक संक्षिप्त परिचय होगा। तीसरे में पूरा समरी बताया जाएगा। या आप चरित्र चित्रण कर रहे हैं तो कौन से कैरेक्टर का चरित्र चित्रण कर रहे हैं वह लिखेंगे और विशेषता पूरे नाटक के अनुसार इनकी विशेषताएं भी लिखेंगे। तो यहाँ पर सारांश का सामग्री तो आपको उपलब्ध करा दी गई है। अगर आप चरित्र चित्रण वाला प्रश्न भी चाहते हैं कि प्रश्न का उत्तर लिखकर वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो अवश्य ही यह वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। कोई एक 5 अंक के लिए एक प्रश्न होता है जिसका फॉर्मेट आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको 2 विषय दिए जाएंगे जिसके ऊपर टिप्पणी लिखना है। तो आप कौन सा किस विषय पर टिप्पणी लिख रहे हैं वह शीर्षक में लिखेंगे, फिर शीर्षक का परिचय देंगे। जैसे आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है लाखन, तो आप लिखेंगे लाखन पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन से लिया गया है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में पूरे नाटक के आधार पर उस शीर्षक का एक शॉर्ट नोट लिखा जाएगा। तो आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पूरे नाटक में से अलग अलग पात्रों के ऊपर टिप्पणी तैयार की गई है। पहला शीर्षक है यहाँ पर रमई। पाठ्यक्रम के नाटक जादू का कालीन से लिया गया है। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। यह नाटक का सहपात्र है जो विशेष भूमिका में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे नाटक के आधार पर किस प्रकार यह शॉर्ट नोट तैयार किया गया है। रमई संतों का बाप है जो मेहनत मजदूरी करके परिवार को पालता है, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया है जिसके कारण परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। रमई बताता है कि इस बार सड़क पुताई की मजदूरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि बारिश न होने के कारण सड़क भी नहीं टूटी है। रमई की पत्नी और माँ भी परेशान हैं। तभी कालीन फैक्ट्री 2 दलाल मजदूरी के लिए बच्चों की खोज में आते हैं और रमई को और क्या चाहिए था, वह अपनी बेटी को 100 रुपये एडवांस लेकर भेज देता है। शहर से जब केशव लौट कर आता है और बताता है कि पानी के रिसोर्सेज को हमें फिर से बनाना होगा
तो वह ओरछा ताल की मिट्टी खोदने का सुझाव देता है और संतों की शादी के लिए मिले पैसों से काम शुरू कर देता है। दूसरा शीर्षक है केशव का बाप और इसका परिचय पूर्ववत रहेगा। टिप्पणी इस प्रकार है। केशव का बाप है जो मेहनत मजदूरी करके परिवार पालता है, लेकिन इस बार बारिश न होने के कारण सूखा पड़ गया है, जिससे परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी पत्नी भी परेशान है। तभी कालीन फैक्ट्री के 2 दलाल मजदूरी के लिए बच्चों की खोज में आते हैं और केशव के बाप को और क्या चाहिए था, वह अपने बेटे को 100 रुपये एडवांस लेकर भेज देता है। समाज सेविका के साथ केशव को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। बेटा बिना पढ़े वापस आता है तो उसे डांटता है। सेवक संघ की बात पर भरोसा नहीं करता है। संतों के लिए रिश्ता लाता है। संतों के साथ एक और लड़की की शादी का सौदा 750 रुपये में करता है। अगला शीर्षक है दादी। संतों की दादी रमई की माँ है। गांव के सभी लोगों की चिंता करती है। संतों को चंपादीप की राजकुमारी की कहानी सुनाती है। संतों से बहुत प्यार करती है। संतों की माँ उसे लकड़ी लाने के लिए जंगल जाने को कहती है तो दादी मना करती है। फिर बाद में कहती है कि लकड़ी लेने जंगल जाना तो बहुत रोमांचक है, वहां से कैर लेकर आना, तेरे लिए चटपटा अचार बनाऊंगी। दादी कालीन मजदूरी के लिए भी भेजना नहीं चाहती है, लेकिन रमई भेज देता है तो डांटती भी है। जब कलेक्टर और समाज सेविका गाय देने आते हैं तब भी वह कहती है कि हमें हमारे जंगल जमीन पानी लौटा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। दादी लाखन को अपना ही बेटा समझती है। जब दलाल कहते हैं कि लाखन सांप है, इसे गांव से बाहर निकाल दो, किसी दिन काट लेगा, तो कहती है कि लाखन हमारा अपना है। जब मुसीबत पड़ी थी तो वह अपना रेडियो बेचकर हमारी सहायता की। अगला शीर्षक है संतो। रमई की बेटी है और अपनी दादी की लाडली। दादी से हर समय चंपादीप की राजकुमारी की कहानी सुनना उसको अच्छा लगता है। माई सारा काम करके लौट कर आती है तो उसे डांट लगाती है कि कोई काम नहीं करती, हर समय कहानी सुनती रहती है। उठा लकड़ी का गट्ठर और ले जा, तो वह गिर जाती है। बाद में संतों का पिता उसे कालीन फैक्ट्री में काम करने भेज देता है। वहां उसकी उंगली कट जाती है। वहां से आने पर केशव का बाप शादी के लिए उम्रदार आदमी से रिश्ता लेकर आता है, जिससे शादी होने वाली थी। उस आदमी के बेटे की उम्र संतों के बराबर थी। संतों के साथ गांव की एक अन्य लड़की की शादी 750 रुपये में तय कर दी जाती है और उन्हीं पैसों से गांव के सूखे ताल तालाब को फिर से जीवित किया जाता है। नेक्स्ट शीर्षक है समाज सेविका। समाज सेविका पत्रकार के साथ जाकर गांव के बच्चों को बाल मजदूरी से बचाती है। रिहेबिलिटेशन के लिए वह कलेक्टर की सहायता से बच्चों को एक एक सेहतमंद दुधारू गाय दिलाती है। कलेक्टर लड़कों को गाय और लड़कियों को सिलाई मशीन देने की योजना बनाता है, लेकिन समाज सेविका नलिनी बराबरी का मुद्दा बनाकर सभी को गाय दिलवाती है, जो गांव वालों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। लेकिन उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं, उसे तो अपना उल्लू सीधा करना है। बाद में वह केशव को अपने साथ दिल्ली पढ़ाने के लिए ले जाती है, लेकिन उससे दिन के समय में काम कराती है और शाम की स्कूल में भेजती है, जिससे वह पढ़ नहीं पाया और उसे वापसी का टिकट कटाकर गांव वापस भेज दिया। समाज सेवा कार्य सरकारी पैसों पर करने वाली समाज सेविका नलिनी है। अगला शीर्षक है कलेक्टर। कलेक्टर समाज सेविका नलिनी जी के साथ बाल मजदूरी से छुड़ाए बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए गाय देने मंच पर बैठता है। घोषणा करता है कि लड़कों को गाय और लड़कियों को सिलाई मशीन दी जाएगी, तो समाज सेविका बराबरी का मुद्दा बनाकर सभी को गाय दिलवा देती है। गांव वाले अपनी असुविधा बताकर गाय नहीं लेना चाहते तो कलेक्टर उन्हें कहता है, अजीब लोग हैं, गाय नहीं चाहिए, कोई धर्म वरम नहीं है क्या। जब गाय कमजोर हो जाती है तो गांव वाले कलेक्टर के पास ले जाते हैं कि ये गाय रखो और हमें पैसे दे दो।
लेकिन वह उन्हें समझा बुझाकर भेज देता है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लेगा। 3 गायें और 3 सिलाई मशीनें उसके पास थी। वह यहाँ आगे बढ़ाकर इस राहत कार्य का बिल अपने उपयोग में शायद लाए। भ्रष्ट तंत्र की एक कड़ी है कलेक्टर। अब हम अगला शीर्षक देखते हैं, लाखन। इसका परिचय पूर्ववत रहेगा। टिप्पणी है, गांव का एक समझदार बच्चा है। कालीन फैक्ट्री में जिन बच्चों को लेकर गए थे उनमें लाखन भी एक था, लेकिन यह उन सभी बच्चों से थोड़ा बड़ा और समझदार है। उसके माता पिता नहीं है, इसलिए उसमें समझदारी अन्य बच्चों से अधिक है। लाखन ही हिम्मत करके दिल्ली से आए डेलीगेशन के सामने बचाने के लिए आवाज लगाता है और अन्य बच्चों को भी कहता है, धीरे धीरे रोने से अच्छा है न रो, और नहीं तो जोर से रो। जादू के कालीन पर बैठने वाले खेल भी लाखन नहीं खेलता है और केशव को ही राक्षस कहता है। दलाल का विरोध भी लाखन करता है, तो उसे वे कहते हैं कि यह सांप, इसे गांव से निकालो नहीं तो किसी दिन डस लेगा। दादी लाखन की तरफ से बोलती है कि यह हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता है। अभी एक दिन इसने अपना रेडियो बेचकर खाना खिलाया था। जब गायें बट रही थी तब लाखन कहता है कि केशव की गाय भी मुझे दे दो, मैं बेचकर मजे करूंगा। इस पर कलेक्टर भड़क जाता है और पागल कहकर बाहर भगाने को कहता है। लाखन हिम्मती और सच बोलने की साहस करने वाला नेक दिल लड़का है, जो गांव वालों की भलाई में अपनी भलाई मानता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों की टिप्पणी किस प्रकार लिखी जाएगी, यह भी आपको समझा दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप अन्य किसी कैरेक्टर के ऊपर या घटना के ऊपर टिप्पणी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर उसके लिए आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।